नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज होलिका दहन है और आज एक अपराधी पर, आप या यूं कहें एक पापी पर, एक भक्त की विजय का भी एक बड़ी उसकी गाथा है। उस गाथा का भी ये प्रतीक है कि होलिका दहन में भक्त प्रहलाद जो है वो बिल्कुल निश्चल भाव से भगवान की आराधना करते हुए बिल्कुल जीवित निकले थे और होलिका दहन हुआ था सिर्फ इसलिए कि हिरण्याकश्यप के जो बात थी, उस बात को मानते हुए होलिका ने अपने भक्त को, अपने भतीजे को जलाने का प्रयास किया था, ऐसा कहा जाता है। और आज उस होलिका दहन के मौके पर देश की राजनीतिक हलचल भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रही है। दो तीन बातें जो सुबह 10 बजे से करीब खबरों में आने लगी, वो ये था कि सामना के एक लेख का जिक्र हुआ करीब 12 बजे के करीब। उस लेख में जिस तरीके से सामना के लेख में एक तरह से एनसीपी के नेताओं की, खास करके अनिल देशमुख की खिंचाई की गई, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और उसको लेकर के तमाम कयास लगाए जाने लगे। और इसके पहले की एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि कल शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे बताई जाती है। और इस गृह मंत्री से मुलाकात के बाद आज जिस तरीके से सामना में लेख लिखा गया अनिल देशमुख, वर्तमान गृह मंत्री महाराष्ट्र के खिलाफ, वो भी आप जानते ही हैं कि सामना में लेख लिखा है तो संजय राउत ने लिखा होगा, आज्ञा हुई होगी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की होगी। और उसके बाद कयासों का एक दौर चला सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टीवी चैनल्स पर कि महाराष्ट्र में महासंकट की स्थिति है। मेरा अपना मानना है, और जितना भी मैं 20-22 साल में महाराष्ट्र की राजनीति को समझ पाया हूं, उतना तो मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में यह सरकार फिलहाल बिल्कुल सेफ है, अभी वो नहीं गिरने वाली। उसके पीछे कारण है कि जिस कीचड़ में शरद पवार ने इतने बड़े पूरे अपने खेल को बिल्कुल एस्टैब्लिश किया है, उसको जमाया है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि धीरे धीरे बल्लेबाजी करके एक स्कोर बनाना, एक मजबूत दीवार खड़ी करना, रनों का अंबार खड़ा करना। तो शरद पवार को मैं एक घाघ नेता मानता हूं, और जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी व्यूह रचना की है, और इस महाअघाड़ी जो कि आप क्या कह सकते हैं, तीन तिगाड़ी महाअघाड़ी, सब काम बिगाड़ी लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इस अघाड़ी का जो खेल है महावसूली का, ये अभी कितना अंदर तक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ एक गृह मंत्री अनिल देशमुख के तथाकथित 100 करोड़ की वसूली का मामला, जो कि एक अधिकारी के साथ उन्होंने किया है, वो आया है। कितने मंत्रालय हैं और किसके किसके कोटे के किस मंत्रालय को किस तरह की वसूली करने के लिए दी गई है, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। और इसलिए इसका खुलासा न हो, इसके पहले ही ये सारा खेला हो गया। इसलिए मैंने अपने इस पूरे जो आपसे विमर्श कर रहा हूं, उसका हेडिंग ही मैंने दिया है कि महाराष्ट्र में अभी खेला ना हो। कारण कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से शरद पवार के चंगुल में फंस करके एक सिंबॉलिक मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। लोग तमाम कयास लगा रहे हैं, तमाम एनालिसिस कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बड़ी लंबी चाल खेल करके शरद पवार को फंसा दिया। अरे शरद पवार की राजनीति की शैली ही यही है कि बुरे से बुरा काम, गलत से गलत फर्जी काम, उसको भी किस तरीके से मूक रह करके, समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कूटनीति के जरिए, मेल मुलाकात के जरिए उसका सामान्यीकरण किया जाना, अर्थात वो मामला कितना गंभीर संगीन हो उसको नॉर्मलाइज करना, ये शरद पवार जैसे घाघ नेता है। और सॉरी टू से, वो एक सीनियर नेता को मुझे घाघ नेता कहना पड़ रहा है, लेकिन इस समय की मांग है और ये कह देनी चाहिए कि शरद पवार जैसा घाघ नेता अगर किसी से मुलाकात कर लेता है तो ये कयास लगा लेना कि भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की सरकार बन जाएगी, सवाल ही नहीं उठता। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी समझदारी है जो
सामान्य सा बच्चा कह सकता है कि इन परिस्थितियों में एनसीपी के साथ किसी भी परिस्थिति में, चाहे कल सरकार गिर जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के साथ सरकार नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। उसके पीछे कारण है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि तमाम आरोप और आक्षेप लगे, उसके तमाम आलोचक हों, लेकिन एक घूसखोरी के साथ, एक घूसखोरों के साथ, मैं ये बात सिर्फ एनसीपी के संदर्भ में नहीं कर रहा हूं या महाराष्ट्र के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र भाजपा के साथ ये बात लगी हुई है। और उसके पीछे एक कारण है कि भाजपा का प्रधानमंत्री, जो इस समय देश का प्रधानमंत्री है, वैसे तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध हैं, वो इतने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर चलते हैं कि उसके ग्लिम्स जो है वो राज्यों तक, यहां तक कि संगठन के नीचे स्तर तक भी पहुंचता है। सरकार से लेकर के संगठन स्तर पर जहां तक भ्रष्टाचार का मामला होता है, जीरो टॉलरेंस पर नरेंद्र मोदी की अपनी सोच और समझ और अपनी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उस सरकार पर, जिसके एक गृह मंत्री का, जिस पार्टी के एक प्रमुख नेता पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लग रहा हो, और आरोप कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर लगा रहा हो, और उसके बाद शरद पवार या प्रफुल्ल पटेल अगर अहमदाबाद में गृह मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं, तो यह कयास लगाया जाना कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को किनारे करके एनसीपी से हाथ मिला लेगी और सरकार बना लेगी। माफ करिएगा, अगर समझदारी हो राजनीति की, तो इतनी समझदारी जरूर रखनी चाहिए कि इन परिस्थितियों में जब अनिल देशमुख, जो शरद पवार के दाहिने तो नहीं लेकिन बहुत नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं, और सीधे सीधे शरद पवार उसके जद में आ गए हों और उन्हीं की पार्टी के साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, शायद ये राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाला ये बात अभी नहीं बोलेगा। उस समय जबकि अभी ये राज्यों में चुनाव चल रहा है और बंगाल में खेला होबे और ना होबे को लेकर के पूरी लड़ाई चल रही है, और उसके संदर्भ में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी शरद पवार के साथ और शरद पवार के कूटनीतिक प्रयासों को अभी सफल नहीं होने देगी। मुलाकात के मायने कोई हूं, और आज गृह मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हालांकि मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के गृह मंत्री का मैं बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये पक्की बात मानिए कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव जीतने जा रही है। ममता दीदी के फ्रस्ट्रेटेड माइंडसेट से जो भी बयान आ रहे हैं, गुस्से में, आक्रोश में, खीज में वो जो कुछ भी बोल रही हैं, इतना तो तय हो चुका है कि नंदीग्राम भी उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। इन परिस्थितियों में अभी चूंकि पूरे अप्रैल तक चुनाव होने हैं, अभी कई चरण है, पहला चरण हुआ है, और बाकी के बचे चरणों के पहले ही देश के गृह मंत्री की तरफ से वो भी होली के एक दिन पहले बहुत ही अनयूजुअल वे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 26 सीटें, जो कि 30 सीटों पर 26 सीटें और असम के 47 में से 37 सीटों को उन्होंने जीतने का दावा किया। ठीक है, और एक पार्टी कर सकती है, एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं वो, और पार्टी में नंबर 2 और 3 की पोजीशन में तो है ही। ऐसे में जो फीडबैक मिलता है पार्टी के स्तर पर, और चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, और वो भी बंगाल में पूरे कैडर की जो तमाम कोशिशें हैं, तमाम सांगठनिक नेताओं, यहां तक कि पूरी तरह से संघ परिवार जुटा हुआ है, तो उनका फीडबैक तो आता है, निश्चित रूप से पार्टी मुख्यालय पर वो फीडबैक पहुंचता है। उस फीडबैक को बताने के लिए जिस तरीके से गृह मंत्री आते हैं, मैं भी मानता हूं कि ये बहुत उचित नहीं है, इसलिए कि बंगाल में बीजेपी जीतने जा रही है, इसमें अब दो राय नहीं रह गए। लेकिन उसके पहले आप सीटों को जीतने का दावा अगर करते हैं, तो ममता बनर्जी की खींच तो अभी और भी ज्यादा स्तर तक आती है। और देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि जब अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद मैं ये बात सोच रहा था कि मैं लाइव आऊं, मुझे इंतजार था कि क्या इसमें टीएमसी की प्रतिक्रिया होती है। और साहब 7:30 बजे होते होते ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आ ही गई, और अब वो सीधा सवाल कर रही हैं कि क्या ईवीएम से पता कर लिया गृह मंत्री ने कि उनको 26 सीटें मिल रही हैं। देखिए, वैसे तो ये पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष के नेता जो सत्ता में नहीं आ पाते,
वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति में जब ममता जैसी तेज तर्रार और इन तमाम खेला करने के हुनर में माहिर नेता को जब बीजेपी अपने संगठन और प्रधानमंत्री के मजबूत वायदों के साथ जब जनता में एकदम अट्रैक्शन में है, उस स्थिति में देश के गृह मंत्री को दिल्ली में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोलना चाहिए था। व्यक्तिगत स्तर पर एक पत्रकार की हैसियत से मैं भी मानता हूं, और यही बात अगर जेपी नड्डा साहब कहते तो वो ज्यादा धारदार होती, ज्यादा विवाद से रहित होती और ज्यादा असरकारक होती, ये मैं मानता हूं। लेकिन चूंकि अमित शाह जी सबसे ज्यादा वहां पर गए हैं, भाजपा अध्यक्ष न रहते हुए भी, और चूंकि बंगाल में इस स्थिति में पहुंचाने में उनका योगदान रहा है, तो हो सकता है ये संगठन ने तय किया है, चूंकि बहुत मजबूत संगठन है, एक बड़ा कैडर है और भाजपा की सांगठनिक स्थिति है कि उसमें तय किया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह के इस महत्वपूर्ण विषय पर भी कौन करेगा, ये वहां से तय होता है। तो हो सकता है ये उनकी रणनीति हो, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं ये मानता हूं कि अगर इसको भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर इस कॉन्फ्रेंस को करते तो इसका असर पूरे बंगाल में और खास करके उस नंदीग्राम में जहां की 1 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और जहां पर ममता अपने वजूद को बचाने के लिए कैंप कर रही हैं। एक मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए बाकायदा उसी विधानसभा क्षेत्र में कैंप करना पड़ रहा है। वास्तव में नैतिक रूप से ममता बनर्जी तो चुनाव हार चुकी हैं। वो चुनाव अगर थोड़े अंतर से भी जीतती हैं तो मैं उनकी जीत नहीं मानता। वो भी इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं कि कम से कम जमीनी स्तर की नेता तो ममता रही हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 1 से 1.5 महीनों में जो गलतियां खास करके श्री राम के नारों को लेकर के की हैं, प्रधानमंत्री पर अपशब्द टिप्पणियां की हैं और अपने 10 साल के कार्यकाल के अतिरिक्त उन्होंने जितनी बातें निगेटिव प्रचार और चर्चा में किया, और उसके बाद जब उनका फ्रैक्चर हुआ, वो भी संयोग बस हुआ, एक दुर्घटना बस हुआ, तो उन्होंने उसको भी राजनीतिक दायरे में ला करके उसको राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश की। लेकिन कैमरा है और ये लेंस है कि सब कुछ देख लेता है, ये भी देख लिया गया, ये भी समझ लिया गया कि वो महज एक दुर्घटना थी। और उन्होंने आरोप जो लगाया भाजपा पर, या इनडायरेक्ट भाजपा पर मैं कह रहा हूं, या उन्होंने कहा कि उनको मारने पीटने की कोशिश की गई, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, उसमें उनको लाभ की बजाय हानि हुई। और उसके बाद तो तमाम ऐसी बातें हैं, उन बातों की चर्चा करना बेकार है। लेकिन इतना तय मानिए कि जब उस बंगाल में जिस खेला होबे की बात कर रही हैं, खेला तो वहां हो ही नहीं रहा, और उस खेला में जिस तरीके से आज गृहमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा माना जाने लगा कि महाराष्ट्र में अब बहुत कुछ हो जाएगा। आप यकीन मान लीजिए, ये उद्धव ठाकरे की सरकार जब तक सचिन वाजे, एंटेलिया केस और परमवीर के बयान आते रहेंगे तब तक ये सरकार नहीं गिरने वाली, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार महाभोज में, महाराष्ट्र के जो वसूली में, जो एक उसको महाभोज का नाम दे सकते हैं, उस महाभोज में कौन किस स्तर तक कहां तक शामिल है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, न उसकी जानकारी आएगी। और इस जानकारी के ना आने तक सारा कुछ जलेबी बना करके पेश किया जाएगा, और हर पार्टी का नेता, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे वो एनसीपी का हो, कांग्रेस तो खैर उसमें है ही नहीं है, सिवाय सॉरी टू से एक वो है कि कभी कभी बार्किंग स्टाइल में कांग्रेस जो है वो अपनी खींच निकाल रही, क्योंकि उसको लगता है कि इस महाभोज में कोई पार्ट मिला ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस दूसरे अंदाज में खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके सामने भी सबसे बड़ी समस्या है, संकट है कि वो एनसीपी का पैर खींचे कि वो उद्धव ठाकरे का पैर खींचे। दोनों ही स्थितियों में उसके अपनी जो सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। और इस पूरे फायदे के अगर नफे नुकसान में आप देखें, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो ऐसी स्थिति में जो आकलन यह किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब एनसीपी के साथ भाजपा सरकार बना सकती है, तो शायद ये जो पूर्वानुमान या पूर्वावलोकन है वो सत्य से बहुत दूर है। और राजनीतिक जो नफे नुकसान का आकलन करके राजनीतिक पार्टियां बढ़ती हैं आगे,
शायद उससे भी एक कोसों दूर है, क्योंकि भाजपा को पता है कि नैतिक रूप से जो सिंपैथी वो महाराष्ट्र में गेन कर रही है, उसका असली फायदा अब या तो पूर्ण रूप से चुनाव मैदान में जाकर के होगा, या शिवसेना के साथ उस परिस्थिति में आगे जाना होगा जब शिवसेना सारी गलतियां मान करके, स्वीकार करके भाजपा के साथ आने को तैयार हो। और फिलहाल शिवसेना के लोग इतना तो है कि एक बाला साहब ठाकरे की विरासत को लाते लाते, हालांकि उन्होंने कितने स्तर तक उन्होंने समझौता किया है ये पिता पुत्र ने, ये तो अब किसी से छिपा नहीं है, लेकिन कम से कम वो इतने जल्दी भाजपा के सामने किसी भी मान मनोबल की स्थिति में आने वाले नहीं हैं। वो भी तब जब सीधे सीधे महाराष्ट्र में एक तरीके से वसूली का पूरा धंधा वो भी सरकार की तरफ से किया और कराया जा रहा था, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था, ये बात सामने आ गई। इन परिस्थितियों में अगर सामना में कोई लेख लिखा जाता है और संजय राउत के द्वारा वो लेख लिखा जाता है, संजय राउत ही, चूंकि उसके कार्यकारी संपादक संजय राउत है, तो बट नेचुरल है, और इसको अगर डिक्टेट किया होगा, इस पे अगर नोट्स दिया होगा, तो बट नेचुरल है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आया होगा। और उसमें परमवीर जो पूर्व मुंबई के कमिश्नर हैं, उनको बहुत तेज तर्रार अधिकारी बताए जाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं परमवीर को लेकर के आज के 4-5 दिन पहले पूरे शिवसेना या संजय राउत की क्या प्रतिक्रिया थी, ये आपसे छिपी नहीं है। तो इन परिस्थितियों में आज जिस संजय राउत ने या इनडायरेक्टली शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने परमवीर के माध्यम से भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया था, भाजपा परमवीर के हाथों में खेल रहे थे, ऐसा इस महाविकास अघाड़ी का हर एक घटक मान रहा था, उस परमवीर की तारीफ जो है वो उसमें सामना में क्यों की गई, ये आप समझिए। इसलिए की गई क्योंकि इसके बहाने हो सकता है कि आपको यह लगता हो कि शरद पवार या एनसीपी पर या अनिल देशमुख पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जाए। और अब तो अब यह भी तय हो गया कि अनिल देशमुख ने जो टारगेट दिया था तथाकथित 100 करोड़ की वसूली का, उसकी जांच भी एक न्यायाधीश करेगा। तो ये सारी बातों को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कथित महाभोज में, या मैं तो मानता हूं कि कथित शब्द ही नहीं, इस महाभोज में, महावसूली के महाभोज में शामिल ये अघाड़ी के तीनों घटक सब खेला कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेला करके ऐसी जलेबी बना रहे हैं कि सारे एनालिसिस करने वाले सिर्फ हर एक घंटे में होते हैं कि अब बहुत बड़ा संकट आ गया, अब बड़ी समस्या आ गई। मेरा ये आकलन है कि शरद पवार अपने दिमाग के चलते, जब तक उनका दिमाग चलता रहेगा, अपने घातपन वाली राजनीति से कीचड़ में, दलदल में धसी हुई स्थिति में भी इस सरकार को किसी भी स्तर तक बचाएंगे। और मैं तो यह मानता हूं कि शरद पवार और इस अघाड़ी के सारे घटक एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि जितनी बातें इसका सामान्यीकरण हो जाएंगी, जितनी बातें जो है वो पब्लिक के सामने जाएंगी, पेपर के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और उन परिस्थितियों में एंटीलिया केस से लेकर के सचिन वाजे और परमवीर के मुंह के द्वारा जितनी बातें आ रही हैं, जितने बयान आ रहे हैं, उन सबका सामान्यीकरण हो जाएगा। और जब कोई बहुत ही गंभीर मसला होता है, वो जनरलाइज कैटेगरी में आ जाता है, और उस पर से लेफ्ट लिबरल गैंग के तथाकथित बुद्धिजीवी जब उस पर मौन रहेंगे, तो ऐसा क्या आपको नहीं लगता कि ये अघाड़ी के तीनों घटक इस खेल को, इस बॉल को एक दूसरे पर उछालते रहेंगे, लेकिन अंदर खाने सबकी मिली भगत रहेगी। और मेरा अपना अनुमान है कि इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती। आप एक अनुमान कर सकते हैं, कल्पना कीजिए कि क्या शरद पवार इतने कमजोर खिलाड़ी हैं, इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि प्रफुल्ल पटेल को लेकर जाएंगे और एक गेस्ट हाउस में अमित शाह से मिलेंगे और सीधे सीधे सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश कर देंगे? या अगर आप अनुमान लगा रहे हो कि एनआईए के केस में कोई उनको आसानी हो जाए, कोई उनको रिलीफ मिल जाए, इसके लिए भी कुछ प्रतिवेदन किए होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल को भी मालूम है कि अमित शाह भी कितने खेले खाए एक राजनीतिज्ञ हैं, कम से कम राजनीति का जब ये तौर तरीका चलता है। कुल मिलाकर के
इन सारी परिस्थितियों में अभी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार किसी भी मुश्किल में नहीं है, किसी भी संकट में नहीं है। यह सारा खेला सिर्फ जलेबी बनाने के लिए दिखाया जा रहा है, ताकि इस पूरे मुद्दे का जो बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन है मामला, उसका सामान्यीकरण हो जाए। और यही शरद पवार का वो दिमाग है जो काम कर रहा है। इसलिए अगर आप सामना के लेख से महाराष्ट्र के सरकार के संकट का अनुमान कर रहे हैं, या कथित मुलाकात जो अमित शाह के साथ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने की है उससे आप अनुमान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति का और महाराष्ट्र की राजनीति का, वर्तमान राजनीति का सिर्फ एक पहलू पकड़ रहे हैं। दूसरा पहलू कुछ बहुत दूसरा है और बहुत लंबा है। उस पहलू को छू भर लेने से महाराष्ट्र की राजनीति में पक रही खिचड़ी का असली अनुमान होगा, और वो ये है कि इस महाविकास अघाड़ी का बड़ा खेल अभी सामने आएगा। और भाजपा भी यही चाहती है कि इस महाविकास अघाड़ी का खेल जितना लंबा चलेगा उतने ही अच्छे तरीके से इस अघाड़ी के तीनों घटकों का, उनके खेल का पर्दाफाश किया जाएगा। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हार्टअटैक इंडिया फेसबुक पर आप हमें फॉलो करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्टअटैक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।